AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये जो है बहुत प्यारा सा कोर्स चल रहा है, बहुत पैसी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, सब्जेक्ट चल रहा है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, विच इज नथिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। आई होप आपको ये मतलब जो कोर्स चल रहा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 2 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 3 भी कर लिए एंड इट्स अवर यूनिट 4। मोस्ट प्रोबेबली आपका एक और लेक्चर आएगा। हाँ, आई थिंक बस ये आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है। एक लेक्चर के बाद आपकी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज थोड़ी शॉर्ट होने वाली है और ज़्यादा आई थिंक इतनी ज़्यादा टफ नहीं होनी जितनी ज़्यादा बड़ी यूनिट आपकी 2 गई थी। ठीक है, सो बिफोर मूविंग अहेड, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागा, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। मैं पहले बोलूँगी, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, आई विल मैं आपको गाइड करूँगी कि आप प्लीज़ पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, जो आज का हमारा यूनिट 4 पार्ट 3 है, जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले वो है लॉग बेस्ड रिकवरी। ऑलरेडी हमने पूरा हाफ से ज़्यादा कंप्लीट अपनी पार्ट 2 में कर लिया था। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल बची है विच इज़ WAL, राइट प्रोटोकॉल आपकी है एक प्रोटोकॉल वो, एंड आपके इधर एडवांटेजेस बचे और डिसएडवांटेजेस जो इसके बचे वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। हमने बहुत सुना था कि चेक पॉइंट है, पर दीदी आपने बताया नहीं अच्छे से, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम और अच्छे से कवर कर लेंगे। जिन बच्चों को उधर टाइम समझ में आ गया था दैट्स टोटली फाइन, और अगर जिसको नहीं समझ में आया था तो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। देन आपका डेडलॉक हैंडलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा, और इवन सिर्फ ये DBMS का नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो ये आपका OS में भी टॉपिक आता है। OS का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले ही वो बोलेंगे कि भैया डेडलॉक क्या होता है या डेडलॉक हैंडलिंग क्या है। तो सिर्फ ये DBMS का टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये OS का भी है। अब OS में बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता, एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में CSE में, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जो मैं बोलती आ रही हूँ हमेशा, प्लेसमेंट टाइम पे DBMS पूछा जाता है, ऐसी और भी सब्जेक्ट्स होते हैं OS ही पूछे जाते हैं। तो डेडलॉक हैंडलिंग अगर 2 सब्जेक्ट्स में रिपीट हो रहा है तो आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो हमारे ये कुछ पॉइंट्स होने वाले हैं। आज के जो वीडियो होगी हमारी पूरी की पूरी इसी पे डेडिकेटेड होगी। तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। जो मैंने बोला, सबसे पहले हम पढ़ेंगे WAL प्रोटोकॉल। थोड़ी तबीयत सी अजीब सी हो रही है, तो प्लीज बीच में भी गला खराब हो जाए तो डोंट माइंड इट। ठीक है, मुझे बता देना। आई होप मेरी वॉइस वगैरह पूरी क्लियर होगी, वरना मैं चेक भी कर दूंगी। WAL क्या होता है आपका? राइट अहेड प्रोटोकॉल, राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल, राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? WAL भी बोलते हैं। जो मैं पीछे बात भी कर रही थी, ये जो टॉपिक हमारा रह गया था, थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है, लिखती ही टेढ़ा हो, कोई बात नहीं। अभी होता है कि हमें आराम से समझेंगे विद द एग्जांपल आल्सो। टू इंश्योर करेक्ट रिकवरी, की हमारी रिकवरी ढंग से हो। अब ये वाला जो वर्ड है रिकवरी, क्या होता है? प्रीवियस पार्ट 2 में मैंने बहुत अच्छे से एक डेडिकेटेड टॉपिक है उधर एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज फालतू में वीडियो लंबी चली जाएगी, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो प्लीज मैं ये बोलूंगी कि आप अगर जिन बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जैसे नहीं आता तो प्लीज प्रीवियस वीडियो आप देख लो एक बार। हम चाहते हैं कि हमारी रिकवरी ढंग से हो, तो बिफोर एनी अपडेट इज मेड टू द डेटाबेस, इट्स लॉग रिकॉर्ड मस्ट बी रिटर्न टू स्टेबल स्टोरेज। अगर मैं चाहती हूँ, या मैं क्या, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी रिकवरी ढंग से हो, तो हम क्या करेंगे? कोई भी अपडेट डेटाबेस में फाइनली डालने से पहले हम उसको लॉग में रिटर्न करेंगे। आपको पता है हर एक का हमारा लॉग लिखा जाता है, क्योंकि चेंजेस वगैरह होंगे, हम हमेशा लॉग लिखते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लॉग क्या होता है, लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होती है, उसके बाद ही हमने डिस्कस किया। सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली लॉग इज। तो लॉग वाला भी सिनेरियो प्रीवियस वीडियो में, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बट हाँ, ये है कि अगर आपको अच्छी से रिकवरी चाहिए तो हमेशा ये अपडेट बोला जाता है डेटाबेस में, बिफोर मेकिंग एनी अपडेट इन द डेटाबेस आपका जो लॉग है उसमें ये स्टेबल स्टोरेज में रिटर्न होनी चाहिए।
बिफोर अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, या कोई ट्रांजेक्शन कमिट हो रहा है, ऑल इट्स लॉग रिकॉर्ड्स मस्ट बी सेफली स्टोर। कोई भी हो रहा है, ट्रांजेक्शन कमिट हो रहा है, कोई अपडेट हो रहा है, तो उसके लॉग रिकॉर्ड सेफ होने चाहिए आपके पास। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। दिस गारंटी दैट द लॉग ऑलवेज इज इनफ इंफॉर्मेशन फॉर रिकवरी। क्यों बोल रहे हैं हम, क्यों होनी चाहिए? अगर बाय चांस कोई चीज हो गई, आपको अच्छी नहीं लग रही, अब आप चाहते हो कि हम अंडू कर लें, तो एटलीस्ट आपके लॉग के पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन है कि आप रिकवरी कर सकते हो। दैट्स वाई लॉग क्या है, हमारी एक फाइल है जो किस लिए होती है, हमारे स्टोरेज के लिए होती है, जिसमें हम अपना प्रीवियस वाला डेटा रख पाते हैं। इसलिए बोल रहे, या तो कोई ट्रांजेक्शन कमिट करने से पहले या कोई भी अपने डेटाबेस में अपडेट करने से पहले लॉग में वो चीज स्टोर्ड होनी चाहिए, जिससे बाय चांस आपको रिकवरी वाली नीड आए कि आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, तो लॉग के पास एटलीस्ट इतनी इनफ इंफॉर्मेशन हो कि वो रिकवरी कर पाए। तो ये आपकी क्या है, राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल है। एग्जाम्पल से देखते हैं लॉग का। जैसे T1 ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, T1 ने राइट करी है 3 चीजें, X 10 20। T1 ने फिर राइट करी Y 5 15, फिर T1 ने कमिट कर दिया। T2 स्टार्ट हुआ ट्रांजेक्शन, T2 ने राइट करी X 20 25, क्रैश। अब क्या हुआ, T2 कमिट नहीं कर पाया है। यहाँ पे देख रहे हो ना, T2 ने सिर्फ राइट करा और उससे पहले क्रैश हो गया आपका। अब क्रैश के टाइम पे क्या हुआ होगा, T1 हमारा कमिट हो चुका है, तो हम तो उसको रीडू कर देंगे, मतलब जो भी चेंजेस हुए उसको वापस वाली इनिशियल स्टेज पे ला दो। तो जो भी थे चेंजेस आपने कर दिए, बट T2 हमारा कमिट नहीं हुआ था, तो T2 को हम अंडू करेंगे कि भैया वापस उसको वही वाली चीज पे ला दो। देखो, जिससे उन्होंने बोला कि हमारा जो X से 20 हो जाएगा, X यहाँ पे तो चेंज हो चुका था, तो X हमारा 20 हो गया, तो Y हमारा क्या हो गया था, 15 हो गया था। X आपका 20 और Y आपका 15, ये लास्ट वाली चीजेस जो आ गई, आपका लेटेस्ट चेंज था वो आ गया। तो समझ में आया ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि आपके पास लॉग के पास आपका इतना इनफ डेटा था, आपने रिकवरी कर ली। जैसे क्रैश हुआ तो उसने क्या बोल दिया, अंडू रीडू कर दो। अब अंडू रीडू वाली भी चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि भैया अंडू क्या काम करता है और रीडू क्या काम करता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए। अंडू रीडू हो गया कि लॉग हो गया आपका रिकवरी हो गया, बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, बट अदरवाइज बहुत लंबी चली जाएगी जो पूरा फालतू की चीज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल कैसे लिखते हैं। राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही जो हमने पूरा लिखा है क्या है, यही तो आपकी राइट अहेडिंग प्रोटोकॉल है, इसी को तो मैं बोल रही हूँ। TWL क्या है, यही तो है हमारी राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ लॉग बेस्ड रिकवरीज के। एडवांटेजेस क्या है लॉग बेस्ड रिकवरी के, एंश्योर्स एटॉमिसिटी, ऑल और नथिंग इंश्योर करती है एटॉमिसिटी, या तो पूरा होगा या कुछ नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिसिटी में पढ़ा चुकी हूँ। इंश्योर्स ड्यूरेबिलिटी, कमिटेड चेंजेस आर परमानेंट। ड्यूरेबिलिटी कहती है कि भैया आपने अगर एक बार चेंज कर दिया तो वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है कि आपको जब मन चाहे फिर चेंज कर, नहीं, आपने एक बार चेंज कर दिया, कमिट हो गया यानी कि परमानेंट हो गया। प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकवरी प्रोसेस आफ्टर क्रैशेस। अगर बाय चांस क्या हुआ, सिस्टमैटिक रिकवरी प्रोसेस होती है, बाय चांस आपका क्रैश हो गया तो सिस्टम वाइज आपका वो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कहाँ पे डेटा सेव है, लॉग के पास डेटा सेव है, तो आपका सिस्टम वाइज जो सिस्टमैटिक अप्रोच थी वो आपकी हो जाएगी रिकवरी। सपोर्ट्स करते हैं बोथ अंडू एंड रीडू, जो अभी हमने देखा। सेम आपकी लिमिटेशंस क्या है, लॉग राइटिंग एड्स ओवरहेड, एक्स्ट्रा डिस्क, जो लॉग की राइटिंग है वो ओवरहेड हो जाती है, मतलब आपके एक्स्ट्रा स्पेस घिर जाता है लॉग्स की राइटिंग में, क्योंकि अब आप अपना डेटा भी सेव करवाए, बाई चांस क्रैश हो गया तो लॉग भी तो आपको रिकवर करके देगा, तो उससे हमारे क्या हो रही है, एक्स्ट्रा स्पेस जा रही है, एक्स्ट्रा डिस्क जा रही है। लार्ज लॉग्स में रिक्वायर हाई स्टोरेज स्पेस, जो बड़े बड़े लॉग्स होते हैं उनको बड़े बड़े डेटा स्पेस की जरूरत होती है। इन शॉर्ट आपकी मेमोरी ज्यादा जा रही है। रिकवरी टाइम कैन बी लॉन्ग इफ लॉग साइज इज वेरी बिग, अगर लॉग का साइज बड़ा है तो रिकवरी टाइम भी बड़ा होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है। यहाँ से मैं क्या चीजें समझ में आई, इन शॉर्ट मैं देखूँ तो एक तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो रहा है, ठीक है, प्लस हमारी क्या हो रही है, मेमोरी ज्यादा जा रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है। डिस्क फेलियर में डिस्ट्रॉय बोथ डेटाबेस एंड लॉग्स, बैकअप स्टिल नीडेड। अगर बाय चांस आप डिस्क में तो कर रहे हो स्टोर, डिस्क का आपका फेलियर हो गया तो आपका डेटाबेस भी गए, लॉग्स भी गए, तो बैकअप बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें स्टिल बैकअप लेना पड़ेगा अगर आपका लॉग में सेव्ड है, ठीक है। तो क्या है, ये तो हमारे थे कुछ डिसएडवांटेजेस लॉग बेस्ड रिकवरी के। आई होप आपको डिसएडवांटेजेस भी क्लियर हो गए होंगे एंड दीज आर द एडवांटेजेस। तो आपको एडवांटेजेस भी क्लियर हो रहे होंगे, कोई डाउट नहीं चल रहा होगा। तो क्या मैं मान सकती हूँ हमारा जो लॉग बेस्ड रिकवरी वाला टॉपिक था, जो हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे बात थोड़ी सी तीन टॉपिक्स से बस जो डिस्कस करने थे, क्लियर हो गया।
नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज चेक पॉइंट. चेक पॉइंट क्या होता है? हमने बहुत सुना कि भैया चेक पॉइंट चेक पॉइंट चेक पॉइंट. कुछ कुछ बच्चों को उस टाइम पे समझ आ गया होगा जिन्हें आता होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम दोबारा पढ़ेंगे. चेक पॉइंट के डीबीएमएस में रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स ऑफन डन यूजिंग लॉग्स. हमें पता है अगर बाय चांस रिकवरी चाहिए आपको फेलियर से, वो लॉग्स के थ्रू होगी, क्योंकि लॉग एक ऐसी फाइल है जहां पे आपका पूरा डेटा स्टोर होता है. बट इफ द लॉग फाइल इज वेरी लार्ज, अगर लॉग फाइल ही बड़ी है तो स्कैनिंग द एंटायर लॉग ड्यूरिंग रिकवरी कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. क्योंकि अगर लॉग की फाइल ही बहुत बड़ी है तो अब आप उसको पूरा स्कैन करो, रिकवर करो, तो बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है. टू रिड्यूस रिकवरी टाइम को कम करने के लिए डीबीएमएस यूजेस अ टेक्निक कॉल्ड चेक पॉइंटिंग. डीबीएमएस एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है चेक पॉइंटिंग. क्या होता है चेक पॉइंट? A checkpoint is a point of synchronization between the database and the log file where all the updates in a memory buffers are written to disk and a special record checkpoint is written into the log file. चेकपॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट होता है जब सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, आपके यहाँ पे डेटाबेस है, यहाँ पे लॉग फाइल है, जब ये आपस में मिल रहे होते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है, अपडेट जो हो रही होती है मेमोरी में, जो डिस्क में रखी है, एक स्पेशल चेक पॉइंट होता है जो आपकी फाइल में बताता है, लिखा ही लिखा होता है कि भैया ये चेक पॉइंट है. चेक पॉइंट क्या हो गया? मतलब आगे भी हम पढ़ते हैं, दिस मींस दैट एट द चेक पॉइंट, अगर ये चेक पॉइंट है तो डेटाबेस से डिस्क में इज गारंटी टू बी कंसिस्टेंट विद लॉग अप टू दैट पॉइंट. अगर चेक पॉइंट आ गया यानी कि जो डेटाबेस है इस डिस्क में, वो गारंटी किसके साथ कंसिस्टेंट हो जाएगा? लॉग अप के साथ, जो बाकी का बचा हुआ है इस पॉइंट के बाद. इन शॉर्ट आप ये समझ लो, जैसे आई डोंट हैव एनी अदर थिंग मैं जिससे डिमॉन्स्ट्रेट कर पाऊँ, बट आई स्टिल ट्राइड. आपका ये क्या एक डेटाबेस है, ये आपका क्या लॉग है, सॉरी हाँ लॉग है. अब इसके बीच में क्या है? इसके बीच में एक चेक पॉइंट बन गया. मतलब ये जो डेटाबेस है वो ये बोल रहा है जिस डिस्क में मैं स्टोर्ड हूँ, यहाँ के जो चेक पॉइंट है मैं इसके साथ क्या कर जाऊंगा? कंसिस्टेंट हो जाऊंगा लॉग अप के साथ. तो एक बीच में हर जरूरी होता है कि आपके एक डेटाबेस और लॉग फाइल के बीच में एक चेक पॉइंट हो. दिस इज मैंडेटरी. जो डेटाबेस की डिस्क में वो गारंटी करता है टू बी कंसिस्टेंट विद द लॉग अप टू दैट पॉइंट, कि भैया उसके बाद से हम लॉग अप के साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्लियर हो गया होगा? चेक पॉइंट नाम से समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसा पॉइंट की अब श्योर हुआ. ठीक है, रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं. तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप. एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो. पर्पस क्या होता है चेक पॉइंट्स का? मिनिमाइज अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड ड्यूरिंग रिकवरी, क्योंकि पता है बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को कम करने के लिए. प्रोवाइड्स अ रीस्टार्ट पॉइंट आफ्टर फेलियर, अगर बाई चांस फेलियर हो जाए तो एक रीस्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा चेक पॉइंट. मतलब एक तरीके से ये डेटाबेस है, ये आपका लॉग फाइल है, अगर बीच में चेक पॉइंट है यानी कि यहाँ तक की रास्ता कवर्ड हो गया. बाई चांस फेलियर हो जाए, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, अब मुझे यहीं से स्टार्ट करना है. क्यों? क्योंकि आई गेट द चेक पॉइंट, अब मैं इसके साथ कंसिस्टेंट होने के लिए रेडी हूं, मैं इसलिए वो रिपीट कर रही हूँ. नहीं आया समझ में? अवॉइड स्कैनिंग द लॉग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि अवॉइड कर दोगे जब वो चेक पॉइंट आ जाएगा. अब एक और बात समझो, दिस इज योर डेटाबेस, दिस इज योर लॉग फाइल, राइट? अब बीच में एक चेक पॉइंट आ जाएगा. अब बाई चांस फेलियर हुआ या आपको कुछ भी हुआ, स्कैन करना है. अब आप दोबारा, ये आपका डेटाबेस है, ये लॉग फाइल है, दोबारा आपकी लॉग फाइल यहाँ से स्कैन नहीं करेगी, अब वो यहाँ से स्कैन करेगी, क्योंकि उसने यहाँ तक का डेटा को प्रॉपर बोल दिया कि अब मैं फिक्स्ड हूँ, चाहे फेलियर हो चाहे कुछ हो, अब मुझे दोबारा यहाँ से स्कैन नहीं करना, मुझे यहाँ से स्कैन करना है. अब इससे टाइम बच रहा है, क्योंकि वो बार बार किधर से स्कैन कर रहा था, इधर से स्कैन कर, टाइम ज्यादा लग रहा था. अब उसको क्या सिर्फ इधर से ही स्कैन करना है, टाइम बच रहा है. चाहे फेलियर होगा चाहे स्कैनिंग करनी होगी, अब उसे जो चेक पॉइंट से करनी हो, चेक पॉइंट बढ़ता चला जाएगा जैसे वो हो जाएगी. जब भी वो बोल रहा है कि एक ऐसी जगह है जहां से मैं क्या हो सकता हूँ? कंसिस्टेंट हो सकता हूँ इस लॉग फाइल के साथ. आई होप मैंने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया, क्लियर हो गया होगा व्हाट एग्जैक्टली चेक पॉइंट इज. मैं मान के चल रही हूँ क्लियर हो गया होगा. हाउ चेक पॉइंट्स वर्क, चेक पॉइंट काम कैसे करते हैं? द सिस्टम सस्पेंड ऑल एक्टिव ट्रांजेक्शंस टेम्परेरी, जो सिस्टम होते हैं सारे के सारे जो ट्रांजेक्शंस अभी हो रहे होते हैं उनको सस्पेंड कर देता है थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देता है जब वो चेक पॉइंट काम कर रहे होते हैं. ऑल रिकॉर्ड्स करेंटली मेन मेमोरी आर रिटन टू द लॉग फाइल ऑन डिस्क, जो भी सारे के सारे लॉग रिकॉर्ड्स होते हैं मेन मेमोरी में जो होते हैं सारे के सारे आपकी फाइल में लिख जाता है डिस्क में, क्योंकि डेटाबेस और लॉग फाइल आपकी डिस्क में होते हैं. तो जो भी एक्टिव जितने भी ट्रांजेक्शंस आपकी मेन मेमोरी में लॉग फाइल की, वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? डिस्क वाली में.
All dirty pages, modified buffers are written from main memory to the disk on the database on the disk. जितने भी dirty pages है main memory से हर चीज कहाँ shift हो जाएगी? database में जो disk है. A checkpoint record is added to the log file. अब फिर log file में checkpoint record आ जाएगा जिससे वही से बताएगा कि कहाँ से हमें स्कैन दोबारा करना है, कहाँ से हमारा फेलियर हो जाए तो चलना है चीजें. ट्रांजेक्शन देन रिज्यूम नॉर्मली. फिर क्या होगा? ट्रांजेक्शंस, अब जब वो चेक पॉइंट हमें मिल गया तो उसके बाद आपकी ट्रांजेक्शंस फिर से वैसे हो जाएंगे कि आप करो जितने भी एक्टिव ट्रांजेक्शन सस्पेंड करे थे फिर से वो स्टार्ट हो जाएंगे. क्या हुआ? पहले तो सिस्टम ने सारे के सारे एक्टिव ट्रांजेक्शंस को सस्पेंड कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, टेम्पररी. फिर क्या करा? सिस्टम ने जो भी सारे के सारे लॉग रिकॉर्ड से मेन मेमोरी के वो आपके भेजे लॉग फाइल के डिस्क में. फिर जितने भी आपके डर्टी पेजेस से मेन मेमोरी के वो डेटाबेस में भेजे आपके डिस्क वाले में. फिर एक चेक पॉइंट बनाए, चेक पॉइंट के बाद ट्रांजेक्शंस को रिज्यूम कर दिए कि अब जैसे पहले हो रहे थे होते रहे. क्लियर? इफ अ क्रैश ऑकर्स, अब अगर क्रैश होगा तो क्या होगा? द सिस्टम डज नॉट नीड टू स्कैन दी होल लॉग. अब सिस्टम को स्कैन करने की पूरी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बाई चांस सिस्टम क्रैश हुआ. क्यों? क्योंकि अब उसके पास क्या है? अब उसके पास एक चेक पॉइंट है. अब क्या है उसके पास? अब उसके पास एक चेक पॉइंट आ गया तो उसको दोबारा को स्कैन करने की नीड नहीं पड़ेगी. इट कैन स्टार्ट रिकवरी फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट. अब वो रिकवरी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जो सबसे आखिरी चेक पॉइंट होगा उससे, क्योंकि उसके बाद का तो आपका स्कैन है, पूरा डेटा सेव है तो जरूरत ही नहीं. तो ये फायदा है चेक पॉइंट का. आई होप अब चेक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. जिन बच्चों को प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर नहीं हुआ होगा ना, अब तो ऐसे भरपूर क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि चेक पॉइंट काम कैसे करता है. चेक पॉइंट से हमें रिकवरी कैसे मिलेगी? बाई चांस क्रैश हैपेंस होता है, द डीबीएमएस लुक्स फॉर द लास्ट चेक पॉइंट इन द लॉग. तो लॉग में जो सबसे लास्ट चेक पॉइंट होगा उसको डीबीएमएस देखेगा. फ्रॉम दैट चेक पॉइंट ऑनवर्ड, फिर उस चेक पॉइंट से क्या करेगा? रीडो ऑल द कमिटेड ट्रांजेक्शन, सब चीज की रीडो कर देगा. रीडो एंड रीडो क्या है सब बता चुकी हूँ मैं. अनडू कर देगा सारे अनकमिटेड ट्रांजेक्शंस. दिस ड्रास्टिकली रिड्यूस रिकवरी टाइम कंपेयर टू स्कैनिंग द एंटायर लॉग. अब इससे क्या होगा? टाइम बचेगा कि आप पूरा का पूरा स्कैन कर रहे होते, उतनी देर में तो रिकवरी हो जाएगी. इसलिए चेक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अब देखो अनडू और रीडो वाला फंडा क्लियर होना चाहिए. ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया, इसलिए मैं यहाँ क्लियर नहीं कर रही हूँ. अब कितने तरीके के चेक पॉइंट्स होते हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं. देयर आर मेनली टू अप्रोचेस होती है. सबसे पहले कंसिस्टेंट चेक पॉइंट. नाम से समझ में आ रहा है कि भाई कंसिस्टेंट रहेंगे. एट दिस चेक पॉइंट द सिस्टम इंश्योर दैट द डेटाबेस एंड द लॉग्स आर फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड. मतलब आपका ये डेटाबेस है एंड ये लॉग फाइल है, फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए. कंसिस्टेंट चेक पॉइंट ये बोलते हैं. ये नहीं थोड़ी सी भी दूरी हो, नहीं, पूरी की पूरी. रिकवरी ओनली नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट. दूसरा क्या है? फजी और इनकंसिस्टेंट, पक्का पूरा सिंक्रोनाइज नहीं होगा, अपोजिट होते हैं हमेशा. ट्रांजेक्शन और नॉट स्टॉप कंप्लीटली. ट्रांजेक्शन स्टॉप नहीं किए जाते बल्कि ट्रांजेक्शन स्टॉप होना जरूरी है थोड़े टाइम के लिए. सम अपडेट्स में स्टिल बी इन प्रोग्रेस व्हेन द चेक पॉइंट इज टेकन. जब चेक पॉइंट मिल जाते हैं स्टिल कुछ अपडेट्स हो रही होती है जिससे डेटा तो लूज हो जाएगा. रिकवरी may need to consider some additional log entries before the checkpoint to ensure correctness. जब रिकवरी हो रही होती है तो कुछ एडिशनल लॉग एंट्रीज लग रही होती है चेक पॉइंट से पहले जिससे करेक्टनेस हो पाए. Recovery may need to consider some additional log entries before the checkpoint to ensure correctness. सिस्टम क्रैश हो गया, रिकवरी करनी है, वो चेक पॉइंट से पहले कुछ लॉग की बेसिक चीजें एंट्रीज भी मांगेगा, जब जाके वो चेक पॉइंट के पास जाएगा. देख लो कितनी बेवकूफी है, वो चीजें बेकार से है. कंसिस्टेंट बोलते भाई अगर क्रैश हो गया कोई बात नहीं, हम अपने लास्ट चेक पॉइंट के पास जाएंगे और वापस कर लेंगे, क्या दिक्कत जा रही है. बट वो बोल रहे नहीं भाई, फजी इनकंसिस्टेंट बोल रहा है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले एडिशनल डिटेल्स लूंगा देन आई गो टू द लास्ट चेक पॉइंट. मोस्ट मॉडर्न डीबीएमएस यूज फजी चेक पॉइंट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बट स्टिल हम क्या यूज करते हैं? फजी चेक पॉइंट का यूज करते हैं जिससे परफॉर्मेंस बेटर हो. ज्यादा ही आगे पहुंच गया नहीं. एक बार हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं. जैसे हमारे पास लॉग है, T1 ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, T1 ने राइट करा x10 20, चेक पॉइंट बना लिया उसने, ठीक है. फिर T2 स्टार्ट हुआ, यहाँ तक अब हमारा डेटा सेव है. अगर बाई चांस सिस्टम क्रैश होता है, फेलियर होते हैं तो हमें यहाँ से पढ़ना है. T2 स्टार्ट हुआ, T2 ने राइट किया y3050, अब क्रैश हो गया क्योंकि T2 कमिट नहीं हो पाया है. क्रैश के टाइम पे क्या डीबीएम में स्टार्ट रिकवरी फ्रॉम चेक पॉइंट. अब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वो यहाँ से करेगा क्योंकि चेक पॉइंट मिल गया उसको. T1 चेंजेस आर ऑलरेडी सेव बिफोर चेक पॉइंट. चेक पॉइंट से पहले टीवी के चेंजेस तो हो चुके थे तो अब तो वो सेव्ड है, बट T2 के चले गए. T2 इनकम्प्लीट है तो मस्ट बी अंडर, तो उसको दोबारा करना पड़ेगा. चेक पॉइंट से क्या फायदा हो गया? एटलीस्ट मेरा आधा काम हुआ था बच गया. बाई चांस जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, ठीक है. अब अगर वो इतनी वीडियो सेव्ड हो गई होगी तो मुझे मेरा चेक पॉइंट मिल जाएगा, अगर नहीं हुई होगी तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा. आई होप गेट इट, बहुत इजी समझ में आ गए होंगे.
अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है हमारे चेक पॉइंट्स के। बैंक आ गई ये रही, हाँ। फास्ट रिकवरी टाइम, नो नीड टू स्कैन दी फुल लॉक, ये तो मैं पता है। रिड्यूसेस सिस्टम डाउन टाइम्स आफ्टर अ क्रैश के बाद सिस्टम डाउन हो जाता है बट टाइम बच रहा है। सिंप्लीफाई द रिकवरी प्रोसेस, ऑफ कोर्स चेक पॉइंट मिलने के बाद आपको पूरे स्कैन करने की नीड नहीं है, वो बहुत ज्यादा सिंपल बना रही है इस चीज को। अब इसके साथ साथ कुछ आपकी क्या है, लिमिटेशंस भी है। ऑफ कोर्स अगर हर चीज की एडवांटेजेस है तो कुछ चीज की लिमिटेशंस होंगी। राइटिंग ऑल द डर्टी पेजेस एट वंस मे कॉज परफॉर्मेंस ओवरहेड, सारी की सारी डर्टी पेजेस आप एक बार में लिख रहे हो तो परफॉर्मेंस ओवरहेड हो सकती है, एक दूसरे पे आ सकती है। टू फ्रीक्वेंट चेक पॉइंट्स कैन स्लो डाउन नॉर्मल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, अगर बहुत सारे आप चेक पॉइंट्स बना रहे हो तो जो नॉर्मल प्रोसेसिंग का टाइम है वो भी आप स्लो डाउन कर रहे हो। टू फ्यू चेक पॉइंट्स इंक्रीज रिकवरी टाइम, बहुत सारे अगर बहुत कम है चेक पॉइंट्स तो रिकवरी टाइम ज्यादा हो रहा है। चूजिंग एन ऑप्टिमल चेक पॉइंट फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक ऑप्टिमल चेक पॉइंट चाहिए तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई कितने समय पे हुआ था, एक्यूरेट चाहिए तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये आपके कुछ लिमिटेशंस हैं जो चेक पॉइंट्स के हैं। हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, हर चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आई होप आपको चेक पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज व्हाट इज डेडलॉक, कि भैया डेडलॉक क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ डीबीएमएस का नहीं, ओएस का भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा। अब देखते डेडलॉक होता क्या है। In DBMS, a deadlock occurs when two or more transactions are waiting for each other locked resources in such a way that none of them can proceed. तो डेडलॉक क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि वो भैया अपना ट्रांजेक्शन को लॉक करे, रुके जब भी हम आगे जाएं, बट ऐसा इनमें से कोई नहीं कर रहा होता है, तो वो डेडलॉक वाली स्टेज होती है। विच मीन्स कि मेरे पास एक बॉक्स ये है, मेरे पास एक बॉक्स तो नहीं है, चलो ठीक है, मैं पैन का यूज कर लेती हूँ। मेरे पास एक ट्रांजेक्शन ये है और एक ट्रांजेक्शन ये है। अब ये वाला ट्रांजेक्शन सोच रहे कि भैया जब ये वाला ट्रांजेक्शन अपने रिसोर्सेज लॉक करेगा मैं जब आगे बढ़ूंगा, और ये वाला ट्रांजेक्शन सोच रहे भैया जब ये वाला ट्रांजेक्शन लॉक करेगा ना सिस्टम में जब आगे बढ़ूंगा। बट असल में क्या हो रहा है, ना ये बढ़ रहा है ना ये बढ़ रहा है, दोनों ने लॉक करके बैठे हुए हैं अपने अपने। डेडलॉक आ गया क्योंकि कोई तो जा ही नहीं रहा ना ये जा रहा ना ये जा रहा। अब सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमने घर पे देखा है, जब हमें मम्मियाँ बोलते हैं, अगर कजिन्स होते हैं आपके रियल, कि चलो चलो नहाने जाओ, मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी नहाने, मेरा कजिन बोल रहा है मैं भी नहीं जाऊंगा, बट वी आर वेटिंग फॉर ईच अदर कि भाई तुम जाओ फिर हम जाए, लॉक करो अपना रूम, लॉक करो गेट, नहाओ, फिर हम उसके बाद जाएंगे, है ना। बट इनमें से कोई भी नहीं ले रहा होता है इनिशियल स्टार्टिंग, दैट एग्जैक्टली द स्टेट ऑफ डेडलॉक। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल है, T1 ने लॉक करे अपने रिसोर्सेज ए और वेट कर रहा है रिसोर्स बी का, T2 ने भी रिसोर्स बी लॉक कर दिया, वेट कर रहे रिसोर्स ए का, तो कोई भी कंटिन्यू नहीं कर रहा है, डेडलॉक, ना मैं कर रही हूँ, ना मेरा भाई कर रहा, ना मेरी बहन कर रही है। अब क्या हो गया, डेडलॉक वाली स्टेज आ गई। डेडलॉक लीड्स टू इंडेफिनिट वेटिंग एंड मस्ट बी हैंडल्ड बाय डीबीएमएस। इससे क्या हो रहा है, बहुत अनगिनत आप वेट करे जा रहे हो, क्योंकि ना मैं बढ़ रही हूँ ना मेरे कजिन्स बढ़े, तो वेट ही होता जा रहा है, कोई बढ़ ही नहीं रहा। अब ऐसी प्रॉब्लम कौन हैंडल करता है, डीबीएमएस। आई होप डेडलॉक भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसकी ना कुछ कंडीशंस होती है हमारे डेडलॉक की, जिसको हम बोलते हैं कॉफमैन कंडीशंस। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जरा हम भी देखते हैं। तो जो हमारी कंडीशंस होती है वो कौन कौन सी है। डेडलॉक ऑकर्स ओनली फॉर 4 कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। डेडलॉक जब ही होगा जब ये सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 कंडीशंस है एक साथ होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपका डेडलॉक जब ही होगा जब ये 4 कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी वो 4 कंडीशंस, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस, क्योंकि मोस्टली मेरे से तो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस अपने वाइवा में कि डेडलॉक की कंडीशंस बताओ, डेडलॉक की कंडीशंस बताओ, whether it's a DBMS subject or the OS subject, they only ask one of the most important and most asked questions of related to the deadlock, which is what are the 4 conditions when deadlock happens. और उसमें से genuinely मुझे सिर्फ 2 कंडीशन याद रहती थी, which is circular wait and hold and wait. 2 कंडीशंस में हमेशा भूल जाती थी, बट आप लोगों को नहीं भूलने दूंगी, इसे बहुत अच्छे से समझो। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, resources are held in exclusive mode. Second, hold and wait, a transaction holds one resource while waiting for the others. No preemption, a resource cannot be forcefully taken from a transaction. Circular wait, a circular chain of transactions exists, each waiting for a resource held by the next. If we can break one of these conditions, deadlock can be avoided. अगर इनमें से आप कोई भी कंडीशन एक हटा दोगे, डेडलॉक हट जाएगा। अब वो कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब रिसोर्सेज आपके एक्सक्लूसिव मोड में है,
रखे हुए हैं। होल्ड एंड वेट का क्या है, मैं एक ट्रांजेक्शन में वेट कर रही हूँ कि और लोग जाए, अपने रिसोर्स रखी हुई हूँ होल्ड करके और वेट कर रही हूँ और लोग जाए। प्रीएम्पशन, रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सफुली टेकन फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन। अगर कोई आ रहा है बोल रहा है नहीं भाई मुझे तो दो, मैं ट्रांजेक्शन कर रही हूँ मुझे तो दो अपने रिसोर्स, नहीं। सर्कुलर वेट में क्या होता है, जब आप साथ में बैठे हो, मैं अपना होल्ड करके बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि दूसरा चले, बट दूसरा भी नहीं चल रहा और चेन बन रही है। ये क्या बन रही है, चेन। दिस इज एग्जैक्टली सर्कुलर चेंजेस। आई होप बहुत इजी है, बहुत क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अब मेथड्स कौन कौन से होते हैं डेडलॉक हैंडलिंग के? 4 मेन अप्रोचेस होती है। फर्स्ट स्टेप की डेडलॉक प्रिवेंशन, कैसे आप डेडलॉक से बच सकते हो? गोल क्या है, प्रिवेंट एटलीस्ट वन कॉफमैन कंडीशन फ्रॉम हैपनिंग। वही है कि एक कंडीशन हटा दोगे तो डेडलॉक हट जाएगा। तो इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है जैसे आप हटा सकते हो? फर्स्ट है वेट डाई स्कीम, जिसको हम नॉन प्रीएम्प्टिव भी बोलते हैं। इसमें क्या, बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन टाइम स्टेम्स, ओल्डर ट्रांजेक्शंस में वेट फॉर यंगर, यंगर इज अबॉर्टेड इफ इट्स वेट्स फॉर ओल्डर। इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन टाइम स्टेम, ये ट्रांजेक्शन की टाइम स्टेम्स पे वेट है, वेट करता है। मतलब जैसे T1 है 10 मिनट ले रहा है, T2 है 5 मिनट ले रहा है, तो ये टाइम स्टेम्स पे रखा हुआ है कि पहला जो मेथड है वेट डाई का बोल रहा है मैं बेस किस पे बेस्ड हूँ, पहले तो मुझे ट्रांजेक्शन्स के टाइम्स पता हो कि कब कब टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है, जैसे T1 क्या हो गया, ओल्डर हो गया क्योंकि आगे भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ गए, अगर वो वेट कर रहा है ज्यादा टाइम और यंगर अबॉर्ट कर रहा है ज्यादा टाइम, यंगर इज अबॉर्टेड इफ इट इज वेट्स फॉर ओल्डर, ये अगर ज्यादा टाइम वेट कर रहा है और अगर यंगर से, मतलब T1 हमारा क्या हो गया, पुराना ट्रांजेक्शन है, वो किसका वेट कर रहा है, ये नए वाले ट्रांजेक्शन का वेट कर रहा है, तो भैया उसको अबॉर्ट कर दो। और अगर ऐसी नए वाले ट्रांजेक्शन वेट कर रहे पुराने का, अबॉर्ट कर दो। क्योंकि अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब सबसे पहले हूँ, मेरे आगे वाले चले जब मैं चलूँ, और मेरे आगे आगे वाले क्या बोल रहे भैया जब मेरे पीछे वाले चलेंगे मैं जब चलूंगी। वो वेट कर रहे हैं, वेट करते रह जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डेडलॉक वाली कंडीशन आ जाएगी। क्या होल्ड एंड वेट हो रहा है कि भैया वो तुम चलो या मैं चलूं, हमें तो ये करने ही नहीं देना, तो उसने बोला आप दोनों को ही हटा दो। दिस इज वॉट एग्जैक्टली वेट डाई स्कीम डू। क्लियर, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आई होप क्लियर होता जा रहा होगा। नेक्स्ट आता है वाउंड वेट स्कीम। ओल्डर ट्रांजेक्शन वाउंड्स फोर्सेस रोलबैक ऑफ यंगर वन इफ इट्स नीड्स अ रिसोर्स, यंगर में वेट इफ ओल्डर रिक्वेस्ट्स रिसोर्स। मतलब यही है कि अगर पुराने जो ट्रांजेक्शन है, अगर उन्होंने छोटे नए वाले ट्रांजेक्शन रिसोर्सेज की जरूरत है तो आप दीजिए, नए वालों से बोलते हैं। एंड सेम अगर यंगर वाले कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज की तो आप उनको दीजिए, ठीक है। रिसोर्स ऑर्डरिंग, इम्पोज अ फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ एक्वायरिंग रिसोर्सेज इफ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट रिसोर्स इन द सेम ऑर्डर, सर्कुलर वेट इज अवॉइडेड। आप एक प्रॉपर रिसोर्सेज का फिक्स्ड ऑर्डर बना दो, पहले ये रिसोर्स जाएगा फिर ये रिसोर्सेज जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करे रिसोर्सेज को उन्हीं ऑर्डर में, तो सर्कुलर वेट इज अवॉइडेड। क्योंकि सर्कुलर वेट में क्या हो रहा है, मैं अपना होल्ड करके बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप चलो, बट ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि नहीं नहीं एक एक करके आने दो, एक एक करके आने दो, तो सर्कुलर वेट ही नहीं होगा। एक एक करके आ रहे और जा रहे, खत्म। हमें तो एक ही कंडीशन हटानी है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके एडवांटेज क्या है, डेडलॉक कभी नहीं होगा, बट डिसएडवांटेज क्या है, मे कॉज स्टार्वेशन ड्यू टू रिपीटेड ड्रॉबैक्स। क्योंकि क्या हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन आ रहा है फिर दूसरा ट्रांजेक्शन आ रहा है फिर वो वापस रिपीट जा रहा है, तो रिपीटेशन हो रही है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बट हमें क्या करना है, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि भैया डेडलॉक से हम प्रिवेंट हो जाएं किसी भी तरीके से, हमारा मेन मोटिव ये है। डेडलॉक अवॉइडेंस, allow transaction to request resources dynamically but ensure systems never returns unsafe state। हमेशा ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करना कि भैया जो आपके रिसोर्सेज है उनको डायनेमिकली लो, बट इंश्योर करो कि सिस्टम कभी भी अनसेफ स्टेट में ना जाए। अनसेफ स्टेट मतलब डेडलॉक वाली स्टेट में ना जाए। जो ट्रांजेक्शन से बोलो कि अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए ठीक है आप लो, बट डेडलॉक वाली स्टेज में मत जाओ। टेक्निक क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है व्हाट एग्जैक्टली बैंकर्स एल्गोरिथम इज। बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत पूछी जाती है, एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन डिक्लेयर्स इट्स मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन एडवांस। ट्रांजेक्शन जो होता है अपना जितना उसको मैक्सिमम चाहिए होगा रिसोर्स वो पहले ही बता देता है। मैं T1 हूँ, मैंने बोल दिया मुझे 5 रिसोर्सेज चाहिए तो उसने पहले ही क्लियर कर दिया। T2 मेरे बाद है, T2 ने बोल दिया भैया मुझे 2 रिसोर्सेज चाहिए, तो वो पहले ही एडवांस में क्लियर करके चलता है। सिस्टम एलोकेट्स रिसोर्सेज ओनली इफ इट्स रिजल्ट्स इन अ सेफ स्टेट। सिस्टम जब भी एलोकेट करता है कि आपका अगर स्टेज सेफ पर है जब भी हम एलोकेट करेंगे, वरना नहीं। A state is safe if there exists at least one sequence in which all transaction can complete। अब safe state क्या होती है, safe state वो अगर आपका जो एटलीस्ट वन सीक्वेंस होना चाहिए कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहे हो। ऐसा ना हो रहा हो कि मेन मोटिव ये है कि आपका ट्रांजेक्शन सारे कंप्लीट तो हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक बैठा हुआ है दूसरे भी बैठे हुए ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे, नहीं, वो वाली स्टेज नहीं चाहिए। हमारा जो मेन मोटिव क्या है कि भैया हम आपको दे देंगे रिसोर्सेज, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
एक हमारी आपकी ये है कि आपको ये चीज करनी है कि आपके सारे ट्रांजेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे, वो हमें बताइए। तो ये हमारा काम किसका होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम का। एडवांटेज की डेडलॉक अवॉइड हो जाती है, बट मैक्सिमम एडवांस में डिमांड हो जाती है, क्योंकि मैंने बोला ना पहले से बोल के चलते हैं भैया मुझे 5 चाहिए 2 चाहिए, बस ये आपकी है डिसएडवांटेज। उसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है, इसमें एडवांस आपकी डिमांड होती है। थर्ड है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। Here system allow deadlock to occur but try to detect and resolve them। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम बोलते हैं ठीक है डेडलॉक आने दो हम देख लेंगे, बट हमें उसको डिटेक्ट करना है कब आ रहा है और उसको रिजॉल्व करना है। अब जैसे मैं कुछ डेवलप कर रही हूँ वेबसाइट, मैंने बोला हाँ ठीक है आने दो, एरर आएगा, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जब एरर आए तो मुझे आइडेंटिफाई करना है वो एरर किधर आ रहा है और उस एरर को कैसे सॉल्व करूँ। आई होप दोज हु आर इन द प्रोग्रामिंग साइड, दोज हु आर इन डेवलपिंग साइड, नॉट इन डेवलपिंग साइड, अगर आप CS के हो तो ये पता होगा कि बग्स इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब डिटेक्शन कैसे करोगे आप, कंस्ट्रक्ट अ वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करो। नोट्स आपकी वहां पे ट्रांजेक्शन्स होंगी, मतलब ट्रांजेक्शन्स वो आपकी नोट्स होंगी। वेट फॉर ग्राफ मतलब एक आपका ग्राफ ऐसे जनरेट होगा, जो ये जो नोट्स है ये क्या है आपकी ट्रांजेक्शन्स वाली, क्योंकि इन्हीं को तो हम नोट्स बोलते हैं, इसको तो हम एजेस बोलते हैं। ये क्या हमारी नोट्स है, एज हमारी ये हो गई हमारी एज, ये हो गई हमारी नोट्स, और नोट्स यहाँ पे हमारी क्या है ट्रांजेक्शन। एज क्या है, एज मींस TI इज वेटिंग फॉर रिसोर्स हेल्प है, एज वेट करेगी ये दोनों जो रिसोर्सेज, ये आपके रिसोर्सेज है, एज क्या रिसोर्सेज है जो वेट कर रही है। इफ WG इज अ साइकिल, अगर बाई चांस एक साइकिल बना रहे हैं यानी कि क्या डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नो साइकिल तो नो डेडलॉक, कोई साइकिल नहीं तो कोई डेडलॉक नहीं। तो ये डिटेक्शन मेथड होता है, किसके थ्रू होता है, वेट फॉर ग्राफ। इंपॉर्टेंट है, ये मुझसे पूछे गए हैं तो मैं इंपॉर्टेंट अभी बता दूंगी एंड में, बट यस एक तो बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, एक वेट फॉर ग्राफ, एक व्हाट आर द 4 कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिकवरी, अब डिटेक्ट कर लिया तो रिकवर भी करना है। अबाउट 1 or more ट्रांजेक्शंस टू ब्रेक द साइकिल, एक अब क्या है हम बोल रहे डेडलॉक जब होगा जब साइकिल बनेगी। अब साइकिल बनी तो अगर मैं इसको हटा दूं, दूसरे पेन से लेती हूँ मैं, अगर मैं इसको हटा दूं तो साइकिल ही नहीं बनेगी, तो एक ट्रांजेक्शन आपको अवॉइड करना पड़ेगा। विक्टिम सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे अवॉइड करना है, लीस्ट कॉस्ट, मिनिमम रिसोर्सेज यूज, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट, कम से कम रिसोर्स जिसमें यूज किया जा रहा हो, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है वो वाले ट्रांजेक्शन को हटा लो। लोअर प्रायोरिटी ट्रांजेक्शन चूज एन एज विक्टिम, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको हटाओ। रोल बैक ट्रांजेक्शंस टू सेव स्टेट। अब देखो सीधी सी बात है ना, हम किसको टारगेट करते हैं रियल लाइफ में, अगर हमसे किसी को टारगेट करने को बोला जाए हम किसको टारगेट करते हैं, जो थोड़ा कमजोर होता है, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, राइट। तो सेम गोज विद द ट्रांजेक्शन स्टेज, सो सॉरी, ठीक है। तो क्या है, हम उस ट्रांजेक्शन को करेंगे जो क्या ले रहा है, मैक्सिमम टाइम ले रहा है, ठीक है, और मिनिमम रिसोर्स ले रहा है, प्लस आपका जिसकी प्रायोरिटी भी लोअर है उसको हम चूज करेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल इंप्लीमेंट करना, कुछ दिक्कत नहीं, डिटेक्शन आपको ग्राफ बनाना है कोई दिक्कत नहीं। डिसएडवांटेज है वेस्टेड वर्क ड्यू टू एबॉर्ट्स, बहुत ज्यादा आपका वो जो वर्क है बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है आपका डेडलॉक इग्नोरेंस। डेडलॉक इग्नोरेंस के आप डेडलॉक को आप इग्नोर कर रहे हो। कुछ सिस्टम्स होती है जैसे यूनिक्स हो गया, विंडोज, आप डेडलॉक्स को इग्नोर ही कर देती है, अच्छा आप आए फर्क नहीं पड़ता, जाओ जाओ। एजम्पशन क्या है, डेडलॉक्स आर वेरी रेयर, बिकॉज डेडलॉक्स बहुत रेयर होती है, कभी कभी ही आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूजर प्रोग्राम की डिटेक्ट करना, रिजॉल्व करना मैन्युअली। एडवांटेज के जीरो ओवरहेड है। डिसएडवांटेज नॉट सुटेबल फॉर क्रिटिकल डेटाबेस सिस्टम, क्योंकि यूजर प्रोग्रामर पहले ही उस चीज को फाइंड आउट करके चलता है कि भैया डेटाबेस में ये चीज नहीं आनी चाहिए। वो हम बोलते हैं ना एक फेज आता है टेस्टिंग वाला फेज, उसमें ये सारी चीजें टेस्ट हो रही होती है कि भैया डेडलॉक तो नहीं है, कुछ तो नहीं, क्योंकि उसका मेन मकसद ये होता है कि भैया डेटाबेस से पहले अगर जितनी दिक्कतें आनी अभी आ जाए, डेटाबेस से पहले आ जाए, तो ये प्रोग्रामर के ऊपर होता है। तो रियल वर्ल्ड DBMS अप्रोच क्या है, मोस्ट DBMS लाइक ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, MySQL यूजेस अ कॉम्बिनेशन किसका, लॉग्स का, प्लस वेट फॉर ग्राफ फॉर डिटेक्शन, रोलबैक विक्टिम ट्रांजेक्शंस फॉर रिकवरी, टाइम आउट मैकेनिज्म आल्सो यूज्ड इफ अ ट्रांजेक्शन वेट्स टू लॉन्ग, एज्यूम डेडलॉक अबॉर्ट। अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है तो समझो पक्का डेडलॉक है, हटा दो। आप ग्राफ का यूज करो, डिटेक्शन मेथड्स यूज करो, रिकवरी मेथड्स यूज करो। तो ये क्या कुछ DBMS की अप्रोच रहती है जो माइंड में लेके चल रही होती है कि अगर बाई चांस आपका वो आ जाए, क्या आ जाए कि ये डेडलॉक आ जाए, तो हमें कैसे डील करना है, राइट। तो आई होप डेडलॉक क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
सबको क्लियर हो गया? बोलते बोलते गला दर्द कर गया, पर आई होप आप सभी को डेडलॉक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। Clear? But the next topic, which is distributed data base, which is DDBS. Okay, a distributed database (DDB) is a collection of multiple logically interrelated databases that are distributed across different physical locations, computer sites connected by a network. मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, किसका कलेक्शन होता है? बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेसेस का कलेक्शन होता है जो अलग अलग फिजिकल लोकेशंस पे है। मतलब मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरी फ्रेंड वहां बैठी, उसके पास एक लैपटॉप है, मेरी एक फ्रेंड वहां लैपटॉप लेके बैठी, बट ये कनेक्टेड किसके थ्रू? नेटवर्क। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डेटाबेस इसमें भी है, डेटाबेस उसमें भी है, डेटाबेस उसमें भी है, पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? किसके थ्रू? बाय अ नेटवर्क। वो डिस्ट्रीब्यूटेड किसके थ्रू है? फिजिकल लोकेशंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट कनेक्टेड किसके थ्रू है? नेटवर्क। मतलब दिस इज माई सिस्टम, राइट? ये मेरा सिस्टम है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज सिटिंग देयर, वो उसके सिस्टम में बैठा हुआ है, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो सिटिंग देयर, वो अपने सिस्टम में बैठी हुई है। सबके में डेटाबेसेस है, और उसके में अलग है, उस मेरे में अलग है, और उसके में अलग है। डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटाबेस, राइट? अब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग किसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हुए? फिजिकल लोकेशंस की वजह से। भाई उसका अलग कंप्यूटर है, उसका अलग कंप्यूटर की वजह से हुई है, उसकी साइट्स अलग होंगी, बट किसके थ्रू कनेक्टेड है? बाय अ नेटवर्क। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। क्लियर? मतलब नाम से समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर हो गया होगा। A distributed database management system is a software that manages the distributed database and makes the distribution transparent to users. अब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि पूरे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मेटा हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा थोड़ा एक ही पर्सन के पास पूरा डेटाबेस है। नहीं, मल्टीपल लोगों के पास डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट क्या वो हम एज ए यूजर को पता है कि कितने लोगों के पास डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, वो उस चीज से क्या ट्रांसपेरेंट है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। पढ़ा हुआ है, यूनिट 1 का टॉपिक लिया ही मैं। एब्स्ट्रैक्शन इज द बेस्ट टर्म टू आइडेंटिफाई दिस, क्योंकि मेरे सामने वाले यूजर्स को नहीं पता चल रहा कि मैंने अपना डेटा कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, राइट? टू द एंड यूजर डीडीएमएस लुक्स लाइक अ सिंगल इंटीग्रेटेड डेटाबेस, क्योंकि आखिर में हम आपको क्या दिखाते हैं कि भैया एक ही डेटाबेस है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्यू लेवल इज। देखो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक उठ के आ गए। इवन दो डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस, हालांकि बहुत मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर होता है, बट सामने वाले को कैसे दिखता है? एक लेवल वाला। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जिसको मैं बोलूंगी एब्स्ट्रैक्शन। वही ट्रांसपेरेंसी और एब्स्ट्रैक्शन बात एक ही हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर्स नीड नॉट टू नो वेयर डेटा इज स्टोर्ड, कहाँ डेटा स्टोर है यूजर को पता होना जरूरी नहीं। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर्स नीड नॉट टू नो हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डेटा एग्जिस्ट, ये भी नहीं पता होना चाहिए कितनी कॉपीज एग्जिस्ट करती है डेटा की। Fragmentation transparency, users need not to know how data is divided into fragments. Fragments means small portions. उनको पता नहीं चलना चाहिए यूजर्स को कितने में डेटा आपके डिवाइडेड है। एग्जैक्टली फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी, ये थोड़े टर्म्स है, याद कर लेना। व्हाट आई कैन सी, दिस इज योर की टर्म्स, थोड़ा याद कर लेना। सेकंड आती है ऑटोनॉमी, ईच साइट में हैव इट्स ओन डीबीएमएस एंड लोकल ट्रांजैक्शंस। हर एक साइट के अपना खुद का डेटाबेस होता है और खुद के ट्रांजैक्शंस होते हैं। हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट साइट्स में यूज डिफरेंट डीबीएमएस हार्डवेयर और डेटा मॉडल्स। हर एक डिफरेंट साइट्स अपना डीबीएमएस वगैरह हार्डवेयर यूज करते हैं। रेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, इवन इफ वन साइट फेल, अगर एक साइट फेल हो जाएगी तो अदर कंटिन्यू टू वर्किंग। दिस इज एग्जैक्टली, अगर मेरा सिस्टम फेल हो जाए बट दूसरे वाले का तो काम कर रहा है ना, यूजर तक वो चीज पता नहीं चलनी चाहिए। मेन हमारा ये है कंसर्न। स्केलेबिलिटी, न्यू साइट्स कैन बी एडेड इजीली विदाउट मेजर रीडिजाइन, अगर आपको न्यू साइट सेट करनी तो भी आप आराम से कर सकते हो। अब कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होते हैं? सबसे पहले होता है होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, which means all sites use the same DBMS software schema and structure, easier to manage and query. होमोजेनियस हेट्रोजेनियस पढ़ा है ना आप लोगों ने छोटे में। होमोजेनियस मतलब एक जैसा काम, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट आके कर रहा है, वही है। हेट्रोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या बोलते हैं? साइट्स में यूज डिफरेंट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर स्कीमास और मॉडल्स, more flexible but complex to manage because there are many sites. There are many sites. क्योंकि हेट्रो में क्या बहुत सारे लोग होते हैं तो मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स, क्योंकि देखो बहुत इजी है। आई होप अगर आप एक बार खुद आपको जब लास्ट में पीपीटी मिलेगी या पीडीएफ मिलेगी, जब आप उसके गो थ्रू करोगे ना तो आसान लगेगा आपको।
डेटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज, डेटा आपका 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन कॉपी बनती है सेम डेटा की, मल्टीपल साइट्स में अपलोडेड होती है, अपलोड के स्टोर्ड होती है बेसिकली। improves availability and reliability but requires synchronization। इससे क्या अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, रिलायबिलिटी बट सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कुछ भी अपडेट हुआ है तो उसमें पता चलना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, जो आपका डेटाबेस है डिवाइडेड होना चाहिए स्मॉलर पार्ट्स में, स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन रोज में होना चाहिए, वर्टिकल कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हाइब्रिड होना चाहिए, मतलब रेप्लिकेशन प्लस फ्रेगमेंटेशन दोनों, मतलब कंबाइन कर दो दोनों टेक्निक को, बेटर परफॉर्मेंस। दिस इज दी बेस्ट टेक्निक जो हमें यूज करनी चाहिए, बेस्ट टेक्निक है। क्या है? बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के? सबसे पहले रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। फेलियर वन साइड डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग और जगह भी स्टोर्ड है, तो अगर एक साइड आपकी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास डेटा स्टोर्ड है। Scalability, easy to add new sites. Improved performance, queries can be executed at local sites, reducing network load. Transparency, users see a single system, not a multiple database. I've already told each and every point, तो इतना हमें डिटेल में नहीं जाना, आपको समझ आ जाएंगे। Local autonomy, sites can control their own data and transactions, जो कि करती भी है मोस्टली। कॉस्ट इफेक्टिव, यूजेस मल्टीपल लो कॉस्ट मशीन इंस्टेड ऑफ अ वन बिग सेंट्रल सर्वर। हर में छोटे छोटे में डिवाइडेड, तो हमें बड़े सर्वर की जरूरत नहीं है, हमने कॉस्ट इफेक्टिव काम करी, छोटे छोटे मशीन में अपना डेटा सेव कर लिया। अब डिसएडवांटेज चैलेंजेस क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इज हार्डर। ये बस समझो हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, बट मैनेज करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टफ हो जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप, नीड्स नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड सिंक्रोनाइजेशन। अब नेटवर्क अच्छा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बहुत सारी सिंक्रोनाइजेशन की, मेरा डेटा उसके पास एज इट इज पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंचा, तो सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ, चाहे वो एडवांटेजेस हो या डिसएडवांटेज। डेटा सिक्योरिटी इशूज, मोर साइट्स हायर रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्या होंगे? फिशिंग अटैक्स जो बहुत मोस्ट कॉमनली होते हैं। ठीक है, मतलब साइबर सिक्योरिटी अटैक्स जो मैं बोल सकती हूँ, उन चीजों से बचना, साइबर सिक्योरिटी अटैक से। डेटा कंसिस्टेंसी इश्यूज, हार्ड टू कीप रेप्लिक्स सिंक्रोनाइज। अब मतलब जो आपने डुप्लीकेट डेटा तो रख लिया, बट उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल। इंक्रीज्ड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स इफ एप्लीकेशन इज यूज्ड, अगर एप्लीकेशन यूज हो रहा है तो आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन डिफिकल्टीज, क्वेरी में रिक्वायर डेटा फ्रॉम मल्टीपल साइट्स, अगर हर एक बहुत सारी साइट से, हर साइट से क्वेरी आ जा रही तो उसको मैनेज करना टफ हो जाएगा। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। ओके, तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। शॉर्ट सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है, विच इज हमारे ऑलरेडी फर्स्ट एंड थर्ड सेम के EQ के सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, विच इज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्विंग एंड ज्योमेटिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, bundle dealer also there, applied thermodynamics, cyber security, network analysis synthesis, Python programming, data structure, technical communication, manufacturing process, fundamentals of electronics engineering, and even more subjects are also coming here. साथ के साथ आपके हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर के भी AQ2 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, विच इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्वांटिटी एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, concrete technology, Constitution of India, essence of Indian traditional knowledge, heat and mass transfer, machine design, engineering hydrology, modern construction materials, database management system, power system, bundle deal, and even और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी आपके आ रहे हैं। साथ के साथ हमारे पास 7 सेमेस्टर के भी EQ2 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, विच इज एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड मोर आर इवन ऑल्सो कमिंग। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बात करी। आज हमने बात करी कि भैया लॉग बेस्ड रिकवरी के कुछ टॉपिक बचे थे, जिसमें राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल था, और इसके मैं भूल गई नाम, लॉग बेस्ड रिकवरी, और फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे हमारे लॉग बेस्ड रिकवरी के। देन हमने बात करी कि चेक पॉइंट क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करा। देन हम बात करी हमने डेड लॉग हैंडलिंग की, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एंड इवन बच्चों को ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लगता है। इवन जब मैंने पढ़ा था ये टॉपिक, मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था। डेड लॉग हैंडलिंग में मैंने 3-4 टॉपिक्स बताए कि 4 वेज जिसके थ्रू होता है। एक तो वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत ज्यादा पूछी जाती है। थोड़ी राइटिंग गंदी हो तो अभी लिख लेना साइड में अपनी कॉपी में, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एंड और भी थी, मुझे याद नहीं आ रही हुई, बिल्कुल दिमाग से निकल गई, बट जो उस टाइम पे मैंने बोला हो
तो वो मुझे, हाँ डिटेक्शन, हाँ वो वेट फॉर ग्राफ साइकिल, यस याद आ गई, वेट फॉर ग्राफ वाली साइकिल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 टॉपिक्स मैंने जो प्रीवियस बताया तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, बहुत सारे आज हमने बहुत 4 पॉइंट्स अपने डिस्कस कर लिए। फिर अब हमारा आज का लेक्चर में यही था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा विच इज पार्ट 4, हमारी यूनिट 4 का लास्ट होगा, जिसमें हमने जो बचे कुछ टॉपिक्स है मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट ही होने वाला है। जितने भी बचे कुछ टॉपिक्स होंगे हम वहाँ पे वो डिस्कस कर लेंगे बाकी के, और फिर उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट्स। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मुझे बताना कमेंट्स में अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, जहाँ पे हम और बच्चे कुछ अपने यूनिट 4 के, जिसमें पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।